तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। डेयरडेविल का सीजन 1 का अंत हुआ किंगपिन के जेल जाने और मैट के नए आर्मर के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सीजन 2 की। फिस्क अब पकड़ा गया होता है और इसके साथ ही अब भाग चुके होते हैं और कहाँ इसका कोई आइडिया नहीं है। और यह सारी चीज़ें फिस्क के लिए बेहद ज़्यादा बुरी होती है, लेकिन वहाँ पनप रहे माफिया ग्रुप्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है। इसीलिए वे यहाँ पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश में लग चुके हैं, जिसमें आयरिश मॉब और कार्टर्स शामिल होते हैं। आयरिश मॉब एक मीटिंग पर होता है और अचानक उन पर किसी आर्मी का जोरदार अटैक हो जाता है और वे सभी पूरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन एक आदमी जिंदा बच जाता है, जिसका नाम होता है एल्मट ग्रोटो। इधर मैट, फॉगी और कैरन एक बार में होते हैं, जहां मैट किसी के पास गन को सेंस कर लेता है, जो कि ग्रोटो होता है। वह लॉयर्स की खोज पर होता है, इसलिए वह उनके पास आया होता है, क्योंकि वही एक लौते हैं जिन्होंने फिस्क को जेल भेजा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इनकी फर्म में लोग तो आ रहे होते हैं, लेकिन पैसे की इनके पास अभी भी समस्या होती है और कैरन को यह सब मैनेज करने में काफ़ी परेशानी हो रही होती है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स पैसे के बदले में जो कुछ बन पाए दे देते हैं, जिसमें फ्रूट्स, खाने पीने के कुछ आइटम शामिल होते हैं। और अब इनका नया क्लाइंट ग्रोटो होता है। वह उनसे कहता है कि उसे अच्छी तरह से विटनेस प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वह इस मामले से जिंदा वापस निकल सके। ग्रोटो को उस फायरिंग में गोली लगी होती है, इसलिए कैरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर ग्रोटो अभी भी डरा होता है। इधर फोगी के मन में कई बातें चल रही होती है, जिसके बारे में जानने के लिए वह ड्रग्स ऑफ हेल नाम की एक बाइकर गैंग के पास जाता है। यहाँ से उसे पता चलता है कि उनके लोगों पर भी इसी तरीके से हमला हुआ था, जिस तरह आयरिश मॉब पर हुआ था। आगे हम मैट को अपने सूट पर देखते हैं। वह इस आर्मी के बारे में पता कर रहा होता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह समझ जाता है कि यह काम किसी आर्मी का नहीं है, बल्कि यह काम किसी एक सिंगल व्यक्ति का है, जिसके पास हाई पावर मिलिट्री वेपन होते हैं। इधर जिस बात का ग्रोटो को डर होता है, वह उसके पीछे आ जाता है। वही आदमी वापस उस पर अटैक करता है, जहां से वो दोनों मुश्किल से वापस निकल पाते हैं। इस बीच कैरन उसके निशाने पर होती है, लेकिन वह उसे नहीं मारता है। तभी डेयरडेविल उस व्यक्ति पर अटैक कर देता है। वह आदमी डेयरडेविल से अच्छी तरीके से फाइट करता है और वह अंत में उसके चेहरे पर गोली मार देता है और वहां से चला जाता है। फॉगी को न्यूज़ के जरिए इस फाइट के बारे में पता चलता है, जिससे कि फॉगी डर जाता है और जब वह उस जगह पर पहुंचता है तो उसे मैट बेहोश मिलता है। उसका हेलमेट डैमेज होता है और उसी के कारण वह बच पाता है, लेकिन इसके बाद भी उसके सर पर चोट लगी होती है, जिसके कारण अब उसके सेंसेस ठीक से काम नहीं करते हैं। फॉगी मैट से कहता है कि उसे आराम करने की बेहद ज़रूरत है, तो वह केवल आराम करे और वह खुद को हील करे। इधर फॉगी और कैरन डीए के पास जाते हैं ताकि वह ग्रोटो को विटनेस प्रोटेक्शन दिला सके। तब डीए समंता रेज उनसे कहती है कि आखिर वह किसके बारे में गवाही देना चाहता है। जहां तक कि उन्हें पता है, उसके सारे गांव फिलहाल मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वह उन्हें एक सुझाव देते हुए समझाती है कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन ग्रोटो अगर हाई लेवल ड्रग लूट से डील करते हुए उन्हें पकड़ा देता है या कोई बड़ी जानकारी उन तक दे देता है, तो वह ऐसा कर सकती है। इधर मैट का हेलमेट टूट गया होता है, तो वह अपने सूट को मेलविन के पास लेकर जाता है। मेलविन उसे कहता है कि इस हेलमेट का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन इसे काम चलाने लायक ठीक किया जा सकता है। बाकी वह उसके लिए एक नया हेलमेट बना देगा, जो कि उसे कुछ समय बाद मिलेगा। आगे मैट आयरिश मॉब की यहाँ जांच करने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक कुत्ते का एहसास होता है, लेकिन वह यहाँ से गायब होता है, जिसे ढूंढते हुए वह पास के अपार्टमेंट तक पहुँचता है, जहाँ पर उसे डीए के कुछ ऑपरेशंस की आवाज़ आती है, जिससे कि मैट समझ जाता है कि डीए वहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ग्रोटो के साथ कुछ गलत होने वाला है। इधर फॉगी डीए के साथ होता है, जहाँ पर एक अननोन व्यक्ति ने चारों ओर कोहराम मचा कर रखा होता है और उसे एक नया नाम दिया जाता है, पनिशर। डीए ने ग्रोटो के साथ एक प्लानिंग की होती है और उस व्यक्ति यानी पनिशर को उनका पता होता है। पनिशर वहां पहुंचकर प्लान खराब कर देता है, उन पर अटैक करके। इसके बाद कैरन और फॉगी तुरंत समझ जाते हैं कि यह कोई ड्रग माफिया को पकड़ने की डील नहीं थी। डीए ने उनसे झूठ बोला है, उन्हें सिर्फ पनिशर चाहिए था और उन्होंने ग्रोटो का सिर्फ यूज़ किया है। पुलिस पनिशर पर लगातार फायरिंग करती है और यहीं पर डेयरडेविल भी आ जाता है और दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी बीच ग्रोटो वहां से भाग जाता है और पनिशर मैट को घायल कर देता है और वह बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो डेयरडेविल पनिशर की कैद पर होता है। डेयरडेविल पनिशर से बात करता है और वह उसे समझाता है कि वह सबकी जान लेना बंद कर दे
आगे वह कहता है कि सबके अंदर कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है और सभी क्रिमिनल्स को सुधारा जा सकता है। जिस पर पनिशर कहता है जैसा वह कर रहा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिमिनल्स को ख़त्म करना ताकि वे दोबारा कोई गलत काम ना कर सके। तभी वह ग्रोटो को उसके सामने लाता है जिसको उसने बाहर पकड़ लिया था। तभी पनिशर एक गन को डेयरडेविल के हाथ पर बांध देता है और उससे कहता है कि इससे तुम मुझे मार सकते हो और इस आदमी को, फैसला तुम्हारे हाथ पर है, इससे पहले कि मैं ही इसे खत्म कर दूं। यहाँ पर डेयरडेविल असहाय तड़प रहा होता है क्योंकि वह दोनों में से किसी को भी नहीं मारने वाला होता है। तभी वह गन में मौजूद एक लौती बुलेट से खुद को आजाद करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पनिशर ग्रोटो को मार चुका होता है और वह उसी समय ग्रुप पर भी हमला कर देता है जिसका वह काफ़ी देर से वेट कर रहा होता है। तभी डेयरडेविल उठता है और वह पनिशर को बेहोश कर देता है, लेकिन जिस पर पनिशर ने हमला किया होता है वह अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे डेयरडेविल लड़ता है और वहां से बाहर निकलता है। आगे हम फिन नाम के एक हाई प्रोफाइल आयरिश मॉब के मेंबर को देखते हैं जिसका पनिशर बेहद ज़्यादा नुकसान कर चुका था और अब उसे पनिशर से बदला चाहिए क्योंकि पनिशर ने जिन लोगों को मारा होता है उनमें से एक उसका बेटा होता है और वह पनिशर को खोजना शुरू करता है। उसे खोजते हुए वह पनिशर के अपार्टमेंट तक पहुंचता है जहां उसे पनिशर का कुत्ता मिलता है। इधर कैरन अटैक से बचने के बाद पनिशर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जहां पर समंता रेस का एक असिस्टेंट कैरन को पनिशर की फाइल दे देता है, जिसके बाद कैरन को पता चलता है कि पनिशर एक यूएस मरीन था जिसका नाम फ्रैंक कासिल होता है। उसकी एक फैमिली थी जो कि आयरिश मॉब और ड्रग्स ऑफ हेल के बीच हुए शूटआउट में मारी गई थी, जिसमें फ्रैंक ही बच पाया था। जिंदा बच जाने के बाद फ्रैंक पूरी तरीके से गुस्से में होता है। आगे फ्रैंक को यह भी पता चल जाता है कि इस पूरी कहानी को डीए छिपाने की कोशिश कर रही है। फ्रैंक जिस जगह उसकी फैमिली मरी होती है वहां पर आकर शांति से बैठा होता है। तभी आयरिश मॉब के बचे हुए लोग वहां पर आते हैं और वे आकर पनिशर पर अटैक कर देते हैं और वह उसे पकड़कर अपने साथ ले जा लेते हैं, जिसके बाद फिन उसे टॉर्चर करता है। लेकिन फ्रैंक इस हालत के लिए पहले ही तैयार था। वह खुद को आज़ाद करता है और वापस उन पर अटैक करता है और वह फिन को ख़त्म कर देता है। फ्रैंक बाकियों को भी मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर डेयरडेविल आ जाता है और वह उसे रोकता है ताकि वह और किसी को न मार पाए। वे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। फ्रैंक बच गया होता है लेकिन उसकी हालत ख़राब होती है, इसलिए वह भागने के बजाय खुद को पुलिस को सौंप देता है और उनका वेट करता है। इस बीच वह डेयरडेविल को अपने बारे में बताता है और अपनी फैमिली के अतीत के बारे में। आगे पुलिस उसे साथ लेकर चली जाती है। यहाँ पर डेयरडेविल उसे सार्जेंट महोनी को सौंपता है ताकि लोगों का पुलिस पर विश्वास बना रहे। फ्रैंक के पकड़ा जाने के बाद मैट, फॉगी और कैरन काफ़ी खुश होते हैं और वे लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वापस घर जाते समय मैट और कैरन एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं और दोनों के बीच एक स्पेशल मूवमेंट होता है, जिसके बाद कैरन को छोड़ने के बाद मैट वापस अपने घर आ जाता है जहां उसके अपार्टमेंट में उसे इलेक्ट्रा मिलती है, जिससे कि मैट 10 साल पहले मिला था एक पार्टी पर, जो कि एक रईस मिक एम्बेसडर की बेटी थी। वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रा के पास भी मैट की तरह ज़बरदस्त स्किल्स भरी पड़ी होती है और मैट भी उसे अपने स्किल्स के बारे में जानकारी देता है। मैट से इलेक्ट्रा को पता चलता है कि मैट के पिता रास्को सोनी के कारण मारे गए थे क्योंकि वह चाहता था कि मैट के पिता मैच हार जाएं। यह बात पता चलने के बाद इलेक्ट्रा रास्को को पकड़ लेती है और वह उसे मैट को सौंप देती है ताकि वह उसे जान से मार दे, लेकिन उसे पीटने के बाद वह रुक जाता है और वह उसे पुलिस को सौंप देता है। इलेक्ट्रा यह देखकर वहां से चली जाती है क्योंकि जैसा उसने सोचा था सब उसके विपरीत हुआ। वर्तमान में अब इलेक्ट्रा वापस मैट के सामने होती है। वह मैट से हेल्प चाहती है ताकि वह रॉक्सन कॉरपोरेशन के जापानीज ब्रांच से निपट सके, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद मैट डायरेक्टली मना कर देता है। लेकिन इसके अगले दिन वह उसका पीछा करता है जबकि इलेक्ट्रा एक मीटिंग के लिए रॉक्सन से मिलती है जहां पर वह अपनी चालाकी दिखाते हुए वह मीटिंग रुकवा देती है। रात में मैट इलेक्ट्रा के पास पहुंचता है। दोनों रॉक्सो को लेकर बात करते हैं। तब इलेक्ट्रा मैट से कहती है कि वे दोनों एक जैसे ही हैं जिसके कारण वह मीटिंग हुई थी। उसका रीज़न याकूस के सामने होता है और वे उसे ढूंढने वहां पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रा उनके लिए तैयार होती है और उसने डेयरडेविल का सूट पहले ही लाकर रखा होता है। मैट लड़ाई के लिए मान जाता है और वे दोनों उनका सामना करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन इलेक्ट्रा मैट को बताती है कि याकुजा आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं
और वे न्यूयॉर्क के लिए एक खतरा है। सब कुछ सुनने के बाद ना चाहते हुए भी मैट को उसका साथ देना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इस मिशन के लिए। और इसके लिए वह उसके सामने एक शर्त रखता है कि वह किसी की जान नहीं लेगी और उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहेगी, और लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद शहर छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन नेल्सन एंड मॉडॉक के ऑफिस पनिसर के केस में जो पब्लिक लॉयर होता है वह उनके पास आता है। वह उन लोगों को बताता है कि डीए समंता फ्रैंक के केस को ड्रग्स ऑफ हेल से, जिन्होंने न्यूयॉर्क के बाहर सारे मर्डर किए होते हैं, ताकि फ्रैंक को मौत के नीचे कोई भी सजा न मिले। जबकि मैट और कैरन अच्छे से जानते हैं कि डीए अपना काला सच सबसे छिपाना चाहते हैं, इसलिए वे लोग उसे मौत की सजा की जगह वे लोग उसे किसी तरह जेल भिजवा सके ताकि उसकी सजा कम हो सके। वे सारी बात फॉगी को बताते हैं और उसे समझाते हैं कि उन्हें फ्रैंक की हेल्प करनी चाहिए। साथ में वे फ्रैंक की फैमिली की कहानी सबके सामने लेकर आएंगे ताकि उसके बारे में वे लोग जान सके और उससे जुड़ सके। आगे इलेक्ट्रा मैट को कॉल करती है और अर्जेंट उसे अपने पास बुलाती है और दोनों नाइट में रॉक्सन गॉलर की पार्टी अटेंड करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रा की खोज होती है याकुजा की अकाउंट बुक, जिसे दोनों साथ मिलकर जैसे तैसे चुरा लेते हैं। इधर कैरन फ्रैंक से मिलने जाती है। वह उससे कहती है कि वह उसके और उसकी फैमिली के साथ हुए इंसिडेंट्स को जानती है, जिसके बाद वह उनका केस उनकी फर्म को दे देता है, जिसमें उन्हें बाहर हुए मर्डर से उसे बचाना होता है। वह कोर्ट में खुद को गिल्टी मान लेगा और इस तरह उसे जेल होगी और वह मौत की सजा से बच जाएगा। आगे उसे डीए रेज और जज के सामने पेश किया जाता है, लेकिन फ्रैंक जेल जाने से मना कर देता है और वह खुद को इन सारी घटनाओं से अलग बताता है। पेज इससे काफ़ी नाराज होती है। वह इस केस को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। अब पब्लिक वर्सेस फ्रैंक का असल केस होगा, जिससे कि एक वीक का समय दिया जाता है। उस रात इलेक्ट्रा डेयरडेविल के साथ याकुजा के फाइल इनक्रिप्टर से मिलता है, क्योंकि जिस बुक को उन्होंने चुराया होता है उन पर कुछ पहेली की तरह लिखा होता है, जिसे वे पढ़ने में असमर्थ होते हैं। वे इस आदमी के पास आए होते हैं ताकि उस बुक के अकाउंट्स को ट्रांसलेट किया जा सके, और थोड़ी बहुत पिटाई के बाद वह ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इन सब के चक्कर में मैट फ्रैंक के केस की सुनवाई में लेट हो जाता है। उसे ओपनिंग स्टेटमेंट देनी होती है जिसमें वह एक्सपर्ट होता है, लेकिन उसकी जगह फॉगी अपनी स्टेटमेंट देता है। डरा हुआ फॉगी जैसे तैसे अपनी स्टेटमेंट दे देता है, जो कि काफ़ी कमाल की होती है। आगे फॉगी और कैरन पीटीएसडी डिफेंस यूज़ करना चाह रहे होते हैं। पीटीएसडी वार से जुड़े कई सारे लोगों में पाया जाता है, जो कि एक मेडिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें कि लोग किसी खतरनाक इवेंट से रिकवर नहीं कर पाते हैं, मानो वे उसी की कैद में हो जाते हैं। लेकिन पनिशर पीटीएसडी के लिए साफ मना कर देता है और वह कहता है कि जंग में शामिल होने वाले सोल्जर्स जो कि इस भयानक मंजर से निकलते हैं, वे कोई पागल नहीं होते हैं, और अगर वह ऐसा करता है तो वे उन सभी लोगों की डिसरिस्पेक्ट होगी। सब सुनने के बाद फॉगी इसमें फ्रैंक की फैमिली की बात सबके सामने लाने को कहता है कि किस तरह उन्हें अचानक गायब कर दिया गया ताकि लोग फ्रैंक से जुड़ सके और वे उसे समझ सके और वो लोग उसके साथ हो। आगे मैट कैरन के साथ मिलकर आगे की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वे उस मेडिकल एग्जामिनर से क्रॉस क्वेश्चंस कर सके जिसने फ्रैंक के फैमिली मेंबर्स की डेथ सर्टिफिकेट बनाए थे। उसी ने डीए के कहने पर वहाँ की डिटेल्स चेंज किया ताकि वहाँ की असली कहानी लोगों तक ना पहुँच सके। जब कोर्ट में उस मेडिकल एग्जामिनर से यही क्वेश्चंस किए जाते हैं, तब वह बेहद ज़्यादा घबराया होता है और वह खुद ही मान लेता है कि डीए के कहने पर उसने सब कुछ किया। वह सभी को बताता है कि किसी ने उसे मजबूर किया ताकि वह यहाँ पर आकर सारा सच बता सके, लेकिन कोर्ट इस बयान को स्वीकार नहीं करती है क्योंकि किसी के द्वारा उस व्यक्ति को फोर्सफुली मजबूर किया गया था बयान देने को। और मैट यह बात तुरंत समझ जाता है कि यह सब कुछ इलेक्ट्रा ने किया धरा है। वह इसके बारे में फॉगी से बात कर उसे सब कुछ बताता है, जिससे कि फॉगी बेहद ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इससे उनके केस पे बेहद बड़ा नुकसान हुआ है। मैट सीधे इलेक्ट्रा के पास जाता है और वह उससे कहता है कि वह उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहे और वह अपने काम से मतलब रखे। आगे उन्हें याकुजा की उस बुक से एक जगह के बारे में पता चलता है, तो दोनों उस रात उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक बेहद बड़ा गड्ढा मिलता है, और वह यही जगह होती है जो कि नोबू डिमांड करता है विल्सन फिस्क से। और तभी काफ़ी सारे निंजा अचानक उन पर हमला कर देते हैं। वे सभी निंजा उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी मैट का पुराना मेंटर स्टिक वहां पर पहुंचता है और वह उन सभी को बचाता है, लेकिन इस बीच इलेक्ट्रा बेहद ज़्यादा घायल हो जाती है। सभी निंजा से बचते बचाते
वे लोग मैट के अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, लेकिन निंजा ने अभी भी उनका पीछा बंद नहीं किया था। वहां पर इलेक्ट्रा का ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही वह बताता है कि इलेक्ट्रा उसी के लिए काम करती है सालों से, यहाँ तक कि उसकी इलेक्ट्रा से पहली मीटिंग के पहले से ही। और इलेक्ट्रा को मैट के पास भी स्टिक ने ही भेजा था। इसके आगे स्टिक हैंड के बारे में मैट को बताता है। यह एक अजीबोगरीब ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने की इमॉर्टैलिटी ढूंढ ली है और अब उनकी नज़रें ढूंढ रही है उनके ब्लैक स्काई को। याकुजा और रॉक्सन तो बस इनके प्यादे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए हैंड बेहद ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इन्हें रोकने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है और वो है चेस्ट, और इसी के लिए स्टिक और इलेक्ट्रा काम करते हैं। मैट सब कुछ सुन तो लेता है, लेकिन उसे स्टिक के लिए काम नहीं करना होता है। वह इलेक्ट्रा के पास जाता है और वह उससे कहता है कि अगर वह स्टिक के साथ काम नहीं करेगा और इलेक्ट्रा अगर उसका साथ छोड़ देती है तो मैट उसे अपना लेगा जैसी वो है। सब कुछ सुनने के बाद इलेक्ट्रा मैट को हाँ कर देती है। अगले दिन फ्रैंक कोर्ट में होता है। मैट अपने स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि फ्रैंक, अगर चाहो तो तुम अपनी कहानी हमारे सामने कह सकते हो। लेकिन फ्रैंक इस पर कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद मैट खुद आगे आता है और वह कहता है कि इस शहर में रहना यूँ आसान नहीं है। हमें ज़रूरत है एक हीरो की। फ्रैंक के यहाँ तो जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उसका इरादा बुरा नहीं था, और ना ही वह बुरा आदमी है और ना ही वह क्रिमिनल है। उसे सिर्फ हेल्प की ज़रूरत है। तब फ्रैंक कहता है कि उसके यहाँ तो जो कुछ भी हुआ, जितने भी लोग मारे गए थे, उसने सब कुछ सोच समझ कर किया है। मौका मिलने पर वह फिर से ऐसा ही करेगा। वह और भी ज़्यादा लोगों को मारेगा और उसे किसी की मदद और कोई भी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। वह हर बुरे आदमी को मार देगा। आगे वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इस शहर ने उसे पनिशर नाम दिया है और वह पनिशर ही है। इसके बाद उसे वापस ले जा लिया जाता है और अब केस पूरी तरीके से बिगड़ गया होता है और वे लोग घर वापस चले आते हैं। कैरन, जो कि पहले ही इलेक्ट्रा और मैट को देख चुकी थी और वहां से नाराज होकर वापस चली गई थी, और नाराज फॉगी भी मैट से कहता है कि अगर वह अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा ध्यान केस में भी देता तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। सारी चीज़ों से मैट परेशान हो जाता है और वह वापस आता है। वह इलेक्ट्रा से बातें कर रहा होता है, तभी एक सिंगल निंजा उन पर अटैक करता है। मैट उसकी जम के पिटाई करता है और वह उसे पकड़ लेता है और वह देखता है कि वह तो सिर्फ एक बच्चा होता है। तब मैट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, इलेक्ट्रा उस बच्चे को मार देती है और यह देखकर मैट हैरान रह जाता है। इधर फ्रैंक को जेल होती है, जहाँ पर एक गार्ड उसे विल्सन फिस्क के पास लेकर जाता है। विल्सन फ्रैंक को इस जेल के बारे में बताता है जिसका किंगपिन है डटन, और विल्सन के हिसाब से जिस जगह फ्रैंक की फैमिली मारी गई थी उस ग्रुप को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डटन ही होता है, जहां पर उसी ने मीटिंग फिक्स की थी। अगर वह उसे खत्म कर देता है तो यहाँ का किंगपिन वो बन जाएगा, और विल्सन उसे डटन तक पहुंचाता है। वह डटन को घायल कर देता है। तब डटन उसे बताता है कि उसने ही एक ड्रग डीलर जिसका नाम ब्लैक स्मिथ था उसके लिए वह मीटिंग फिक्स की थी, जिसके बाद वह डटन मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर विल्सन फिक्स उसे धोखा देता है और वह वापसी का रास्ता बंद कर देता है, जिसके बाद डटन के बाकी सभी साथी फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। लेकिन फ्रैंक तो फिर फ्रैंक ही था, वह बाकी सभी को भी बुरी तरीके से खत्म कर देता है। आगे विल्सन उससे मिलने जाता है और उससे दो दो हाथ करता है। इसके साथ ही फिस्क यह बात अच्छे से समझ जाता है कि वह अभी जेल पर है और अगर वह फ्रैंक को जेल से बाहर कर देता है तो फ्रैंक उसके सभी बुरे दुश्मनों को खत्म कर देगा। तो वह उसे वहां से निकलने के लिए हेल्प करता है, लेकिन फ्रैंक उसे एक धमकी भी देता है कि अगली बार वह जब भी फिस्क को देखेगा तो वह उसका अंतिम दिन होगा। दूसरी ओर फॉगी और मैट के बीच की बातें और भी ज़्यादा बढ़ रही होती है, जिसका अंत करने के लिए वे लोग अलग होने का निर्णय करते हैं। इधर कैरन अभी रुकी नहीं होती है, वह फ्रैंक को लेकर अपनी खोज जारी रखती है, जिसके बाद उसे न्यूयॉर्क बुलेटिन में बेन यूरिक की जगह ऑफर की जाती है, जिसे कि वह एक्सेप्ट भी कर लेती है। आगे वह उस मेडिकल एग्जामिनर से मिलती है जिस पर उसे पता चलता है कि जिस शॉटआउट में फ्रैंक की फैमिली मारी गई थी वहां पर एक व्यक्ति और शामिल था जो कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था, और यह डील और शूट आउट सब कुछ एक स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा था। दूसरी तरफ मैट हैंड की एक जगह इन्वेस्टिगेट करने जाता है जिस जगह का नाम फर्म होता है। मैट देखता है
कि वहाँ पर कई बच्चों को पकड़कर रखा गया है जिनसे खून निकाला जा रहा है और वहाँ पर एक बड़ा सा चैम्बर रखा होता है। सारे बच्चे लगभग अधमरी हालत पर वहाँ पर होते हैं। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है जिसकी शक्ल को देखकर मैट दंग रह जाता है क्योंकि यह आदमी मैट के सामने ही मारा गया था और वह था नोबू। यह देखकर उसे तुरंत स्टिक की इमोर्टैलिटी वाली बात याद आती है और अब वह उसे मान लेता है। आगे वह सार्जेंट ब्रैड महोनी से मिलता है। वह उससे कहता है कि उस जगह मिले सभी बच्चों को वह जल्द से जल्द क्लियर के पास लेकर जाए ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके। अगले दिन डीए समंथा को पता चलता है कि फ्रैंक कासल जेल से भाग चुका है। वह फॉगी, कैरन और मैट को अपने पास बुलाती है और वह यहाँ पर उन लोगों को बताती है कि उसके द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था जिस पर वह लीडर थी। ब्लैकस्मिथ एक बड़ी ड्रग डील पर था। ब्लैकस्मिथ एक बड़ी डील पर आयरिश मॉम कार्टेल और ड्रग्स ऑफ हेल उपस्थित थे और समंथा रेन चाह रही होती है कि सब कुछ रियल लगे, किसी को भी कोई शक न हो। इसीलिए वहां से किसी को भी नहीं हटाया जाता है। लेकिन वहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। वे लोग आपस में ही गोलीबारी शुरू कर देते हैं जिस पर एक अंडरकवर पुलिसमैन के साथ फ्रैंक की फैमिली भी मारी जाती है। इसलिए रेंज को लग रहा होता है कि अब फ्रैंक उसकी बेटी को मारना चाहता है, इसलिए वह उसे हर हालत पर मौत की सजा दिलवाना चाहती थी। वह उनसे हेल्प मांगती है कि वे लोग कैसे भी उसे पकड़वा दे ताकि वह वापस उसे जेल भेज सके। तभी अचानक वहां पर जोरदार फायरिंग होती है जिसमें डीए मारी जाती है और एक गोली फॉगी को भी लगती है। दूसरी ओर मैट विल्सन से जेल पर मिलने जाता है और वह उससे कहता है कि उसे उस पर शक है कि इस जेल को वह भीतर से ही ऑपरेट कर रहा है। साथ ही फ्रैंक कासल के जेल से गायब होने के पीछे भी उसी का हाथ है। तभी विल्सन का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है और वह मैट की जम के धुनाई करता है और वह उससे कहता है कि अगर वह इस बात की चिंता करता है कि फ्रैंक अब हेल्स किचन को बर्बाद करने वाला है तो वह इंतजार करे। इधर हम इलेक्ट्रा को देखते हैं। स्टिक को लग रहा होता है कि अब हैंड इलेक्ट्रा के पीछे होगा और वे लोग उसे लेने जरूर आएंगे, तो स्टिक एक आदमी को उसके पीछे भेज देता है लेकिन इलेक्ट्रा उसे पहचान लेती है और उसे खत्म कर देती है। इधर फ्रैंक कैरन के पास उससे मिलने पहुंचता है। तभी उन पर अटैक होता है और फ्रैंक यहाँ पर उनकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों को होश आ जाता है लेकिन यहाँ पर दी हैंड के निंजा भी पहुंच चुके होते हैं। डेयरडेविल उन्हें बचाने के लिए वहां आता है और सभी बच्चों के साथ वह क्लियर को सेफ रखता है, लेकिन वे अचानक से उन निंजा के साथ खुद ब खुद चले जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि वे सभी बच्चे अपनी मर्जी से ही हैंड को अपना खून दे रहे होते हैं। निंजास के साथ हुई लड़ाई में कई निंजा मारे गए थे और जब उनकी जांच होती है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी ऑटोप्सी इसके पहले भी हो चुकी है, पर हॉस्पिटल इस बात को यहीं पर हाइड करना चाह रहा होता है और यह बात क्लियर को पसंद नहीं आती है, तो वह तुरंत ही अपनी जॉब छोड़ देती है। उस रात कैरन फ्रैंक से मिलने आती है। तभी ब्लैकस्मिथ के लोग उन पर हमला कर देते हैं। तब फ्रैंक उनकी जबरदस्त धुनाई करता है और फ्रैंक उनसे ब्लैकस्मिथ का पता भी कर लेता है और कैरन यह सब कुछ देख रही होती है जो कि उसके लिए बेहद ज़्यादा खतरनाक होता है। डेयरडेविल आगे डीए के असिस्टेंट ब्लेक से मिलने जाता है। तब ब्लेक उसे बताता है कि उसके पास ब्लैकस्मिथ को लेकर खबर है। उसका एक दुश्मन है जो कि चाइना टाउन में काम करता है। तब डेयरडेविल उसे ढूंढने जाता है जहां वह मिलता है मैडम गाओ से जो कि फिस्क की पुरानी दोस्त होती है। पूछने पर वह बताती है कि जिसकी उसे खोज है वह उसे नदी के पास मिलेगा, जिसके बाद डेयरडेविल वहीं पर जाता है और फ्रैंक भी वहीं पर होता है। फ्रैंक एक आदमी को ढूंढते हुए एक शिप पर पहुंचता है जो कि उसे बताता है कि वही ब्लैकस्मिथ है। तभी डेयरडेविल भी वहीं आ जाता है। वह फ्रैंक से कहता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। वह फ्रैंक को उसे मारने से रोकता है लेकिन फ्रैंक इसकी तैयारी पहले ही कर चुका था। वह पूरी शिप को ही तबाह कर देता है। इधर हम स्टिक को देखते हैं जिससे न्यूज़ मिलती है कि इलेक्ट्रा हुए हमले से बच चुकी है और वह समझ जाता है कि वह अब उसे मारने के लिए आने वाली है, तो वह उससे लड़ने की तैयारी करने लगता है और तभी पहुंचती है इलेक्ट्रा स्टिक के पास। दूसरी ओर मैट को भी यह बात पता चल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रा का पास्ट। हम उसे स्टिक के साथ देखते हैं जो कि उसे बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहा होता है। स्टिक देखता है कि इलेक्ट्रा के अंदर किसी की जान लेने की भूख बेहद ज़्यादा खतरनाक है और वह उसे ही कंट्रोल करना चाहता है।
यहाँ तक कि वह उसके लिए अपने साथी की जान भी ले लेता है। वर्तमान में स्टिक समझ जाता है कि इलेक्ट्रा अब उसके कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर है और वह उसे नहीं रोक सकता है। वह इलेक्ट्रा से फाइट करता है, तभी उनके बीच पर डेयर डेविल आ जाता है और वह दोनों को बीच में ही रोक लेता है। लेकिन उसी समय हैंड के कई निंजा वहां पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर स्टिक उनके हाथ पर लग जाता है और इलेक्ट्रा और डेयर डेविल वहां से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ उस बड़े धमाके में पुलिस मान रही होती है कि फ्रैंक अब मर चुका है। कैरन को इस बात से बुरा लग रहा होता है, जिसके बाद भी कैरन रुकती नहीं है, बल्कि वह फ्रैंक के ऊपर आर्टिकल लिखने का फैसला करती है ताकि लोग जान सके कि फ्रैंकी पनिशर वाली जिंदगी के अलावा उसकी जिंदगी का एक और हिस्सा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। कैरन उसके बारे में और जानकारी पाने के लिए वह फ्रैंक के मरीन कमांडर रे स्नो ओवर के पास पहुंचती है उनका इंटरव्यू करने। और जब कैरन रे से बात कर रही होती है तब वह समझ जाती है कि ब्लैकस्मिथ कोई और नहीं बल्कि वही है। और साथ ही कैरन की घबराई हुई शक्ल से रे भी यह बात समझ जाता है कि वह सब कुछ जान चुकी है। तभी रे उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है और बीच में ही फ्रैंक उन्हें रोक लेता है और वह कैरन को आज़ाद करवा देता है। अब फ्रैंक उसे मारना चाह रहा होता है, लेकिन कैरन उसे समझा रही होती है कि उसे रे को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रैंक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वह अपना बदला पूरा करता है। दूसरी ओर डेयर डेविल और इलेक्ट्रा स्टिक को ढूंढते हैं और वे लोग उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रा अभी भी उसे जान से मारना चाहती है। तभी वहां पर नोबू और उसके कुछ निंजा वहां पर आते हैं जो कि काफी समय से ब्लैक स्काई के पीछे होते हैं और वे लोग मानते हैं कि उनका ब्लैक स्काई कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रा ही है। तब नोबू सहित सारे निंजा उसके सामने झुक जाते हैं और इन सब चीज़ों से इलेक्ट्रा समझ पा रही होती है कि आखिर उसके अंदर की यह हलचल क्यों है। वह डेयर डेविल से यही बात करते हुए कहती है कि उसे दी हैंड की ओर जाना पड़ेगा, जिस पर वह उसे समझाता है कि आखिर कौन क्या है और तुम क्या बनना चाहती हो यह सिर्फ तुम्हारे हाथ पर है, किसी और के नहीं। तभी इलेक्ट्रा उसका साथ देती है और वे तीनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दी हैंड हर हालत पर ब्लैक स्काई चाहता है। दूसरी ओर फॉगी नेल्सन एंड मॉडोक को बंद कर देता है और वह जेरी की फर्म को ज्वाइन कर लेता है। इधर ये तीनों मैट के अपार्टमेंट पहुंचते हैं और वे लोग स्टिक को बांध देते हैं। अब हैंड डेयर डेविल के बारे में पता कर रहा होता है, जिसके लिए वे लोग ब्रैड महोनी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। वे लोग डेयर डेविल के बचाए हुए सभी लोगों के पास जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, जिनमें कैरन भी शामिल होती है। साथ ही उसके साथ एक आदमी बैठा होता है जिसके पैर पर एंकर मॉनिटर लगा होता है और वे लोग उसे ऑन कर देते हैं, जिसे ट्रेस करते हुए पुलिस उन तक पहुंच जाती है। आगे इलेक्ट्रा और डेयर डेविल भी उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं और वे दोनों सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आगे उनके सामने नोबू और ढेर सारे निंजास होते हैं। दोनों उनका सामना करते हैं, लेकिन मैट को बचाते हुए इलेक्ट्रा नोबू के हाथों मारी जाती है, जिस पर मैट बेहद ज़्यादा गुस्सा होता है और वह सभी का सामना करता है और इस बीच पनिशर भी उसकी हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं कि नोबू मरकर भी जिंदा हो जाता है, लेकिन स्टिक उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और किस्सा यहीं पर खत्म कर देता है। इलेक्ट्रा मर चुकी होती है, जिसके कारण मैट मायूस होता है। आगे मैट कैरन से मिलता है और वह उसे फाइनली बता ही देता है कि वही डेयर डेविल है। तभी हम देखते हैं हैंड ने इलेक्ट्रा की बॉडी ग्रेव से निकाल ली है और उसे एक एंशिएंट डिवाइस पर रख दिया है और हमारा सेकंड सीजन यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।